So, welcome back, Megabricks, to this new episode. भारत एक देश है जो सिर्फ एक नहीं कई रूप धारण करता है। हिमालयाज़ की ऊंची चोटियाँ, इंडो गैंगटिक प्लेन की फर्टाइल लैंड और पेनिनसुलर प्लेटो की ओल्ड रॉक्स। इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना और आज हम एक नए सफ़र के लिए चलेंगे जिसमें हम थार डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड की दुनिया को समझेंगे। द थार डेजर्ट often perceived as a barren wasteland. It is actually a unique ecosystem that supports life in extreme conditions despite harsh temperature and scarce water. This region has developed a rich cultural and ecological heritage. On the other hand, the coastal plains of the India play a crucial role in economic activities, facilitating trade, fishing, and tourism while also influencing the monsoon and climate patterns. और आज हम आइलैंड के बारे में भी जानेंगे। हम बात करेंगे निकोबार, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में। ये सिर्फ छोटी छोटी लैंड नहीं है, ये भारत की स्ट्रेटजिक सिक्योरिटी, बायोडाइवर्सिटी और ब्लू इकोनॉमी के एक अहम हिस्सा है। These islands are home to rare species, indigenous communities, and serve as a crucial maritime zone for India defense and trade routes. तो चलिए इस लेक्चर में हम डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड को एक्सप्लोर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इसकी लैंड को और इसकी सिग्निफिकेंस को इंडिया के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हमें पता है कि इंडिया की 6 फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, जिसमें फर्स्ट है हिमालयाज़, द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हिमालयाज़। सेकंड है द इंडो गंगा प्लेन, इंडो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। थर्ड इज़ पेनिनसुलर प्लेटू। हमने इन तीनों को कवर कर लिया है और आज हम स्टार्ट करेंगे अगली 3 को। और ये लास्ट लेक्चर है फिजियोग्राफिक डिवीज़न का ऑफ इंडिया का। इसमें हम तीनों को डिस्कस करेंगे, थार डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड। सो व्हाट नाउ द फर्स्ट वन इज़ द थार डेजर्ट, द ग्रेटेस्ट इंडियन डेजर्ट. It is also known as Thar Desert. It is an arid region located in northwest India, primarily in Rajasthan and extending into Gujarat, Punjab and Haryana. इसके हम 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे: फिजिकल जियोग्राफी, हाइड्रोलॉजी एंड ड्रेनेज सिस्टम, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस एंड सोशो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। तो अगर हम स्टार्ट करेंगे इसकी फिजिकल जियोग्राफी, इसकी फिजिकल जियोग्राफी में हम 3 बातों को डिस्कस करेंगे: इसकी लोकेशन एंड एक्सटेंट, इसका क्लाइमेट एंड रेनफॉल और इसका लैंड फॉर्म्स एंड टोपोग्राफी। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो इसने नियर अबाउट 2 लाख किलोमीटर कवर किया है इंडिया की जियोग्राफी को। इट इज़ लाइज इन राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब एंड एक्सटेंड इनटू also in another country, that is Pakistan, Sindh and Punjab provinces. It is bounded by the Aravalli Hills in the east and the Rann of Kutch in the south and the Sindh, Pakistan in the west. I repeat, it is bounded by the Aravalli Hills in the east, the Rann of Kutch in the south and Sindh, Pakistan in the west. ये होगी इसकी लोकेशन और एक्सटेंट। कौन कौन से स्टेट्स में है? ये राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा, पंजाब। ये इंडियन की 4 स्टेट्स में है। सबसे ज़्यादा पर जो इसका एरिया है थार डेजर्ट का वो राजस्थान में है।
And the next point is climate and rainfall. It is extremely arid climate with annual rainfall of less than 150 millimeter. High evaporation rate, which leading to water scarcity. Extreme temperature variation. काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएंस होता है यहाँ पे. समर में यहाँ पे टेम्परेचर 45 to 50 डिग्री सेल्सियस चल जाता है और विंटर में 0 तक पहुँच जाता है. Frequent dust storms and sandstorm due to dry condition. That is about climate and rainfall. And the third point in the physical geography, landform and topography. Undulating terrain with longitudinal sand dunes and barchans. Undulating terrain with longitudinal sand dunes and barchans. So, Ritik, have you ever heard about barchans? BARCHANS? No, sir. So, barchans are crescent-shaped sand dunes formed by unidirectional wind in the desert region. They have a gentle windward slope and a steep leeward slope. The horns of the barchan point in the direction of the wind movement. I will show you in the picture. इस वीडियो से हम जानेंगे, दिस इज़ द ड्रोन फुटेज ऑफ बार्चन ड्यून्स, कि एक्चुअल में बार्चन ड्यून्स दिखते कैसे हैं. लेट्स वॉच दिस वीडियो. आई थिंक नाउ यू हैव एन आइडिया कि बार्चन्स दिखते कैसे हैं. हमने फिजिकल जियोग्राफी में हेलो लोकेशन के बारे में बात की, क्लाइमेट एंड हेलो रेनफॉल हेलो की बात की, लैंडफॉर्म एंड टोपोग्राफी की बात की. अगर हम इसमें हाइड्रोलॉजी और ड्रेनेज की सिस्टम की बात करें अबाउट थार डेजर्ट, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, खासकर कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है थार डेजर्ट, और ना ही मेंस में इसके ज़्यादा आज तक क्वेश्चंस आए हैं. तो हम उसी तरह से इसको ट्रीट करेंगे. अगर मैं इसकी हाइड्रोलॉजी और ड्रेनेज सिस्टम की बात करूं, जो इसमें मोस्ट ऑफ द रिवर्स है ना, वो एफिमरल है. एफिमरल मीन्स सीजनल है. लूनी रिवर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिवर flowing towards the run of Kutch. Some streams exhibit inland drainage, disappear into salt lakes. Brackish water lakes and playas serve as a source of salt water production. मैं एक बार आपको मैप दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से विजुलाइज कर सके कि थार डेजर्ट कहाँ कहाँ तक है, इंडिया की कौन कौन सी लोकेशन तक है. जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हो, जो ये एरिया है इस लाइन के इधर इधर, that is a district boundary about the Indian Thar Desert. ये देखो, ये हरियाणा को भी टच कर रहा है, पंजाब को भी टच कर रहा है, राजस्थान, गुजरात. अगर इस मैप में आप देखो इधर, तो ये दिस इज अ थार डेजर्ट. ओके, इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये स्टेट बाउंड्री है, और ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है. ये जो डिपिक्ट कर रही है लाइन, ये थार डेजर्ट को डिपिक्ट कर रही है. तो अगर हम इसकी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें,
It is a biodiversity hotspot with species adapted to extreme aridity. एग्जाम्पल में इंडियन गैजल, चिनकारा एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसमें डेजर्ट नेशनल पार्क भी है विच प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज। Camels and drought resistant crops play a pivotal role in the local economy. इसमें जैसे कि ज़्यादा हॉटस्पॉट नहीं है जैसे कि बाकी रीजन में है, जैसे वेस्टर्न घाट में है, प्लेन्स में है, पर काफ़ी इम्पोर्टेंट हॉटस्पॉट है यहाँ पे भी थार डेजर्ट में। और अगर हम बात करें इसकी सोशल इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के बारे में, तो इसके अंदर हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे सोशल इकोनॉमिक में। द फर्स्ट वन इज़ लाइवलीहुड एंड इकोनॉमी। लाइवलीहुड इकोनॉमी में अगर हम डिस्कस करेंगे तो पहले हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो लिमिटेड है। वाई? बिकॉज ऑफ द रेनफॉल। यहाँ पे हमने जैसे स्टार्टिंग में देखा तो यहाँ पे जो रेनफॉल है वो काफ़ी कम है, लेस देन 150 मिलीमीटर। तो इसमें जो कम पानी पे जो खेती हो सकती है वो यहाँ पे होती है। तो कौन कौन सी चीज़ें उगा सकते हैं यहाँ पे हम? मिलेट, पल्सेस एंड ऑइलसोइज। यहाँ पे लाइफ स्टॉक रियरिंग भी बहुत होती है जो कि एक मेजर ऑक्यूपेशन है। कैटल, कैमल्स, शीप, गोट। और टूरिज्म के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट है। कल्चरल टूरिज्म लाइक जैसलमेर, बीकानेर, डेजर्ट सफारी। और salt industry which is extracted from brackish lakes, playas. That is the first point in socio-economic aspect, livelihood and economy. The second point would be, and the one of the also concern, water scarcity. एक तो यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, लेस देन 150 मिलीमीटर, और ऊपर से ये जो लैंड है वो फर्टाइल भी नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है। उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे इंदिरा गांधी का कैनाल, ट्रांसफॉर्म डेजर्ट रीजन फॉर एग्रीकल्चर। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, मेजर इरीगेशन इनिशिएटिव्स, ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए भी काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं। अगर इसकी हम चैलेंजेस और एनवायरनमेंट कंसर्न की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है इसमें? डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग। तो ऋतिक, क्या लगता है आपको कि हम डेजर्टिफिकेशन को और लैंड डिग्रेडेशन को कैसे रोक सकते हैं? By planting the different type of plants which are consuming less amount of water. यस। और और तो भी याद नहीं रहा है याद। ओके, अगर मैं आपको एक और रीज़न की बात बताऊं जो इसी की तरह एरिड है और वहाँ पे लेस देन 50 मिलीमीटर रेन होती है पर ईयर, दैट इज़ नॉट लाई इन द इंडिया। जैसे अगर मैं एक जगह है चाइना में, टैक्लामाकान डेजर्ट, TAKALAMAKAN डेजर्ट।
तकलामकान डेजर्ट। अगर मैं उसकी बात करूं, थार डेजर्ट में तो फिर भी वेजिटेशन हो जाती है, स्पेयर्स, श्रब्स, ग्रासेस। पर जो टकलाकमान है वो ऑलमोस्ट वेरन है। एक मैं वीडियो है, उससे हम देखेंगे कि कैसे चाइना इनोवेशन से, टेक्नोलॉजी के यूज़ से अपने जो डेजर्ट है उसको कन्वर्ट कर रहा है। कैसे हम डेजर्ट को भी, प्रॉब्लम को भी कन्वर्ट कर सकते हैं सोल्यूशन में, वो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। लेट्स वॉच दिस वीडियो। Also, we will watch another video regarding this desert.公路它主要就是为油田修建的。最早的时候，不让我们通行，不让地方车辆通行。然后呢，这个从和田这边它的居民就出行交通特别不方便。沙漠公路通车之后呢，沙害还是很严重的。所谓的沙害就是经常因为风沙，把路掩埋了。如果不维护的话，公路就会大量积沙，然后会采用机械清沙。So Ritik, what are your observation regarding those two videos? एक तो सर वीडियो थी जिसमें देखा कि कैसे डेजर्ट में वेजिटेशन ग्रो कर रहे हैं और कैसे जो साइड वाइज पार्ट है, जो लैंड ज़्यादा डिग्रेडेड है, वहाँ और एनर्जी सोर्स क्रिएट करे जा रहे हैं, जैसे सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं। Okay. Purpose of showing those two videos is simple. We don't need to think conventionally. We need to think out of the convention. उन्होंने नियर अबाउट 400 किलोमीटर लंबी फॉरेस्ट कवर क्रिएट किया ताकि रोड की विजिबिलिटी रहे। अगर इंडिया में भी ऐसी प्रॉब्लम आती है
तो हमारे पास एग्जाम्पल है कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने बोला कि राजस्थान में वाटर स्केर्सिटी है, लेस वाटर है क्योंकि वहाँ पे रेन भी बहुत कम होती है, लेस देन 150 मिलीमीटर इन अ ईयर। So we will also going to see one more video, try to understand hydrological system of the Rajasthan, current hydrological system of the Rajasthan. बारिश का जो राजस्थान में सामान्य पैटर्न है, इन वीडियोस को दिखाने का जो सबसे मेन पर्पस है पता क्या है? क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी है, काफ़ी सारे फैक्ट्स है, काफ़ी सारे और भी ट्रिक्स है और काफ़ी वास्ट सिलेबस है यूपीएससी का। द सिंपल पर्पस ऑफ शोइंग दिस वीडियो इज़ कि जो चीज़ें हम देखते हैं ना, उन चीज़ों को ज़्यादा इफेक्टिवली रिटेन कर पाते हैं। इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, काफ़ी सारे फैक्ट्स होंगे जो आपको भूल जाएंगे इस लेक्चर्स में, पर जो आप चीज़ देखोगे ना वो कहीं ना कहीं आपको याद रहेगी और यूज़फुल होगी जब आप आंसर लिखोगे अपने मेंस में। क्योंकि यूपीएससी मेंस के जो आंसर होते हैं वो ऐसा नहीं होता कि एक पर्टिकुलर आंसर है, उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी क्रिएटिविटी इज़ इम्पोर्टेंट इन यूपीएससी मेंस आंसर। ओके 1 जुलाई के ऑनवर्ड्स यहाँ बरसात होती है, परंतु इस वर्ष जुलाई के बजाय आपके मई में काफी बरसात हुई। चक्रवाती तूफान आया था विपार, जो उसकी वजह से इस बार जून के मध्य में या उससे पहले ही पश्चिमी राजस्थान में बहुत अच्छी बारिश हो चुकी। सामान्यतः मानसून यहाँ डिले होता है और 1 जुलाई तो इसका टेंटेटिव टाइम है, परंतु पिछले कुछ वर्षों में जो क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग का जो सिनेरियो चल रहा है उस वजह से ये खिसकता 15 जुलाई, 18 जुलाई, 20 जुलाई तक खिसक गया था। पिछले 100 साल में भी इतनी बारिश नहीं हुई, जून में इतनी अच्छी बारिश हुई। पलायन कैसे आपके गांव में रुका? अब क्योंकि उनको यहीं पे काम मिलने लगे हैं, किससे उनको जो प्रॉफिट बाहर मिलता है उससे अच्छा प्रॉफिट उनको अब यहीं मिलने लगे। एक कारण है कि हम और खेती से भी और कृषि से भी अच्छा उपज ले रहे हैं। Acha, by the way, I'll tell you something. Power BI is actually 10 times better than Microsoft Excel. And yes, I know this might shock some people, but यह कहानी है पश्चिमी राजस्थान की। 2023 मई जून में राजस्थान में मानसून आया और उसने राजस्थान के सालों से चले आ रहे सूखेपन पर कुछ हद तक रोक लगाई। यहाँ आमतौर पर 218 मिलीमीटर वर्षा होती है, लेकिन 2023 में 588.9 मिलीमीटर वर्षा हुई, यानी कि लगभग 2.5 गुना से भी अधिक। ऐसे में स्थानीय लोगों ने वर्षा जल संचय करने के सभी परंपरागत तरीकों का इस्तेमाल किया। वह इसका परिणाम यह है कि कई गांवों में 1 से 1.5 साल तक के लिए पानी उपलब्ध हो गया है। वहीं कई गांवों में साल में दूसरी खेती लेने के लिए भी अनुकूल परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। पश्चिमी राजस्थान के जिले आम तौर पर सूखे का ही अनुभव करते आए हैं, लेकिन इस बार मई जून की इस बारिश ने इन इलाकों का पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ डाला। वह बारिश के इस कहर को ग्रामीणों ने आपदा की जगह अवसर के रूप में बदल दिया। ये ओटे हमने जन सहयोग से बनवाया है, जहाँ लोगों ने आपस में पैसा इकट्ठा किया है। हम लोगों ने पंचायत जो भी सहयोग करना था हम लोगों ने सहयोग किया है। ये पीछे जो गोचर जमीन है, आगोर की जमीन है, खातेदारी जमीन है, उनसे जो पानी निकला हुआ था, जो पहले वेस्टेज जाता था,
हम लोगों ने इस पानी को रोक कर करीबन 3000 बीघा जमीन इस पानी को फैलाने की कोशिश की है, जिससे अभी जो सरसों की है, चने की जो फसल बोई जाएगी उस समय तक वो पानी वहाँ रहेगा, उससे ज़मीन के अंदर मॉइस्चर नमी बनी रहेगी, फिर वो बोएंगे तो उनकी अच्छी पैदावार हो जाएगी। जैसे जो इसके आसपास में जो खेत लग रहे हैं वो लोग इस पानी से पंप सेट से उनको पानी भी दे पाएंगे, तो उनकी पैदावार थोड़ी और बढ़ जाएगी। करीबन इससे 5 तालाब ऐसे हैं जो भरे जाएंगे। उनके अंदर जो पानी रहेगा वो पिछले साल 1.5-2 साल तक का स्टोरेज रहेगा, तो उनसे पशु पक्षियों के लिए व्यवस्था बनी रहेगी। इस बार बारिश भी अच्छी हुई है, उससे अपन को पानी इस स्टोरेज का अच्छा सहयोग मिला है और हमारा ये काम भी सफल हो गया है। सामान्यतः इतनी बारिश के बाद मैदानी इलाकों में बाढ़ का मंजर बन जाता है, लेकिन रेगिस्तान में पानी गिरते ही सूखी जमीन उसे सोख लेती है। इस स्थिति में भी ऐसा ही होता, लेकिन अरावली पहाड़ियों की आंचल में बसने वाले इन गांवों के लोगों ने इस पानी को परंपरागत रूप से बने तालाबों, नाड़ियों और बेरियों की ओर मोड़ दिया। बरसात इतनी हुई कि ग्रामीणों ने अपने जो परंपरागत वर्षा नियंत्रण या वर्षा जल संरक्षण जो सूत्र है, जिसे आप जैसलमेर की तरफ जाएंगे तो वहाँ बावड़ियाँ होती हैं, वहाँ आपके प्राकृतिक तालाब होते हैं, जोहड़ होते हैं, कुएं होते हैं। तो इन सभी जो खदीन होते हैं, खासतौर पे जैसलमेर के खदीन होते हैं, आपके जोधपुर में आएंगे या पाली में आएंगे तो यहाँ तालाब हो गए, बावड़ियाँ हो गई। तो जो भी आपका एक्स्ट्रा पानी था, तो ये जो प्राकृतिक जो वर्षा जल संग्रहण यहाँ स्ट्रक्चर्स हैं वो इस तरह से निर्मित हैं, जितना भी एक्स्ट्रा पानी आता है तो वो उसमें आकर इकट्ठा हो जाता है। आमतौर पर पश्चिमी राजस्थान में बारिश के पानी के संचयन के लिए कम से कम 6 प्रकार के जल संचय करने वाले जल स्रोतों का निर्माण कराया जाता है, जैसे ओटा, बैरी, डिग्गी, नाड़ी, खेत, तालाब, एनीकट, टांका इत्यादि। इनमें से एनीकट की संरचना काफी दिलचस्प है। इस इलाके में पहाड़ियों से आने वाले पानी को रोककर कई स्तरों में तालाब बनाया जाता है, इसे ही एनीकट कहते हैं। ब्यावर जिले के बर गांव में कुल 4 एनीकट हैं। अतिवृष्टि के कारण पहली बार 3 एनीकट पूरी तरह से और चौथा आधा भर गया। एक एनीकट में पानी की क्षमता 0.5 करोड़ लीटर की है। एनीकट में पानी जमा होने का नतीजा है कि गांव के खेतों में बने 1345 कुएं रिचार्ज हो गए हैं। 60 फीट गहरे कुओं में 45 फीट पानी आ चुका है। एनीकट के सारे ये कुएं बने हुए हैं। एनीकट के सारे ये ठेठ तक कुएं बने हुए हैं, तो कुएं में डाल के मोटर ये पानी की व्यवस्था की जाती है, खेतों को पिलाई की जाती है। एनीकट से रिचार्ज होते हैं। अच्छा। एनीकट से रिचार्ज हो जाता है कुओं में। अभी आगे अब की बारिश, तो अभी साल भर हमारे पानी का सुविधा चल जाएगी। बाद में अगर बारिश नहीं आई तो फिर वो दिक्कत रहेगी। जिन किसानों ने है जो खेत तलाई के रूप में डिग्गी बना के पानी स्टोरेज किया हुआ बरसात का, ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इससे है जो वो अपने खेत में, अपने गांव में जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पर वो क्या करते हैं, सब्जी लगा ले, फल वाले पौधे लगा दे। तो ये लगाने से क्या होगा कि उस गांव के आसपास के एरिया में है जो लोकल आपको सब्जी मिल जाएगी, फल वाले पौधे मिल जाएंगे, तो अच्छी क्वालिटी के फल वाले और सब्जी मिल जाएगी। और उस किसान जिसने ये किया हुआ, उस किसान को ये फायदा होगा कि उसको जो अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होगी, तो उससे उस किसान को फायदा होगा और उसके आसपास जो रहे उनको जो अच्छी और ताज़ी सब्जी और फल मिलेंगे। तो ये उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। जहाँ इस पानी के चलते खेती और पेयजल की समस्या से कुछ समय के लिए निजात मिल गई है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को भी एक हद तक राहत मिली है। जिले के कुछ गांवों में पलायन भी रुका, क्योंकि गांव में ही काम मिल गया व आमदनी भी बेहतर होने की संभावना रही। ये बारिश होने के बाद आपको कितना फायदा हुआ है? थोड़ा सा। बारिश होने के बाद फायदा तो होता है। जैसे वो फायदा ऐसा होता है कि हमारे खेत में बातें, गेहूं वेहूं ऐसा फायदा होता है। और वो हमारे नहाने के लिए कब पानी वानी हो जाता है, कपड़ा धो लेते हैं। हमारी बकरी, हमारी गाय भैंस सब वहाँ पे जाके पानी पीती है, वहाँ अच्छा आराम होता है हमारे। गांव के कितने लोग चले जाते थे लगभग? गांव के करीब 400-500 लोग जाते। कहाँ जाते थे? कोई बेंगलोर, कोई मद्रास। इस बार बारिश हुई तो फिर क्या फायदा हुआ? अभी तो हम सबको फायदा है, नहीं तो पानी का फोड़ा पड़ जाता है, हम छोड़ के भागना पड़ता है यहाँ से।
ये नहीं पता थे। पशु भी नहीं पाल सकते, बाहर जाते थे 6-7 हज़ार रुपये महीने के देते, इस वक्त कुछ भी नहीं देते। अब खेती होने पर कितनी कमाई की स्थिति हुई आपकी? ये तो क्या उम्मीद है कि 1-1.5 लाख रुपए की बचत आती है खर्चों का। अब ये समझने का प्रयास करते हैं कि इस इलाके में बारिश की समस्या पैदा कैसे हुई और इस वर्ष इतनी भारी बारिश क्यों हुई। विशेषज्ञ बताते हैं कि राजस्थान में मानसूनी हवाओं के ना रुकने का एक बड़ा कारण अरावली की पहाड़ियों से छेड़खानी है। अरावली में इस समय कुल 12 कटान यानी कि गैप आ गए हैं। ये कटान कोई 1-2 किलोमीटर के नहीं बल्कि 10 से 12 किलोमीटर लंबे हैं। इन कटानों ने बारिश के लिए प्रतिकूल हालात बना दिए हैं। लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक 2023 में राजस्थान में लंबे समय तक पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से यहाँ इतनी भारी मात्रा में बारिश हुई। देखिए साहब, सबसे पहले तो ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक शब्दावली या वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे बनाए गए हैं। So don't worry about the cyclonic winds or other winds. They will understand atmosphere. Then you will also understand what they are talking about. जो भी आपके ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और एक मुख्य बात है कि पश्चिमी राजस्थान में खास तौर पे आपको बकाली हो गया, जोधपुर हो गया, बाड़मेर, जैसलमेर, पोखरन, इन इलाकों में खेती के साथ साथ पशुपालन मुख्य व्यवसाय है और पशुओं को काफ़ी मात्रा में पानी चाहिए होता है, चाहे उनके नहाने के लिए, चाहे उनके पीने के लिए, चाहे अन्य क्रियाओं के लिए। तो यहाँ ग्रामीणों के पास इस तरह का कोई स्रोत नहीं है, तो ये उनकी मजबूरी भी है और ये उनकी दूरदर्शिता भी है कि उन्होंने इस तरह के रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए कि थोड़ी बरसात में भी वो पूर्ण रूप से भर जाते हैं और साल भर उनके पशुओं का गुजारा आराम से हो जाता है। तो ये हमारी व्यवस्था भी है, हमारी मजबूरी भी है और हमारी दूरदर्शिता भी है। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे अरावली से छेड़छाड़ के कारण जो रेन पैटर्न है राजस्थान का वो कैसे इम्पैक्ट हो रहा है और कैसे एक सीज़न में अच्छी रेनफॉल से कैसे वो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर को इन्फ्लुएंस करने लगा। अगर हम यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से थार डेजर्ट को देखें तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है, द थार डेजर्ट इज ऑफन perceived as a barren wasteland, but it also hold economical and ecological significance. Discuss. इसमें और क्वेश्चन आ सकता है, desertification is a major challenge for arid region of India. Discuss the causes and suggest sustainable measure to combat desertification in the Thar desert. हमने देखा हमारे पास एग्जाम्पल है टकलामकान डेजर्ट ऑफ चाइना कि कैसे वो डेजर्टिफिकेशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे वो डेजर्ट में एक जंगल के थ्रू रोड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कैसे राजस्थान के लोग वाटर को सेव कर रहे हैं वाटर कंजर्वेशन एफर्ट से। सो इन द कंक्लूजन वी कैन से दैट the Thar Desert is not just an arid wasteland, it holds significant economic, ecological and strategic importance. While resources scarcity and environment degradation are challenges, sustainable management and technology-driven solution can ensure that the region thrive. India's approach should be holistic, drawing lesson from the global best practices while integrating local knowledge and community participation. And the next जो हमारी फिजियोग्राफिक डिवीज़न है that is coastal plain. जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो हमारे
दो पार्ट में डिवाइड है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। इसमें हम 5 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी जियोग्राफी, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, इसकी इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस और इसके इन्वायरमेंट कंसर्न एंड सस्टेनेबिलिटी। ओके, अगर हम स्टार्ट करें इसकी फिजिकल जियोग्राफी से, सो इंडिया इज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन नियर अबाउट 7500 including island. Okay, based upon location and geomorphological processes, the coastline is divided into two parts, as we already know, the western coastline and the eastern coastal, the western coastal plain and the eastern coastal plains. Western coastal plains are submerged coastal plains and eastern coastal plains are emergent coastal plains. ओके, अब हम इन दोनों प्लेन्स के बारे में जानेंगे एक वीडियो से। तो अच्छे से उस वीडियो को देखो और हम डिस्कस करेंगे आगे इन 5 पॉइंट को उस वीडियो के माध्यम से। ओके, इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन का एक इंटीग्रल पार्ट है जिसके अपने कुछ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। इन कोस्टलाइंस का इंडिया के ज्योग्राफी, क्लाइमेट, इकोनॉमी और कल्चर पर कंसिडरेबल इम्पैक्ट पड़ता है और ये कोस्टलाइंस इंडिया के सिक्योरिटी, ट्रेड एंड कॉमर्स और कल्चरल वेलबींग के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम इंडिया के इन्हीं कोस्टलाइंस को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे और उनके फॉर्मेशन, कॉजेस, फैक्टर्स, रिलीफ्स और इम्पैक्ट्स एटसेट्रा को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा देश इंडियन ओशन में काफ़ी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। इंडियन पेनिनसुला के एक ओर आप देखोगे कि बे ऑफ बंगाल है जो इंडियन ओशन को साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से कनेक्टिविटी का स्कोप देता है, और वहीं इसके दूसरे ओर है अरेबियन सी जिसके थ्रू इंडिया आसानी से वेस्टर्न घाट, उसके नीचे है वेस्टर्न प्लेन्स, ये है हमारे ईस्टर्न घाट और इसके साथ में ईस्टर्न प्लेन्स। अरब कंट्रीज और स्वेज कैनाल के थ्रू यूरोपियन कंट्रीज को एक्सेस कर सकता है। अपनी इसी स्ट्रैटेजिक जियो लोकेशन की वजह से इंडिया का कोस्ट लाइन का सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। इंडिया के टोटल कोस्ट लाइन की लेंथ की बात की जाए तो ये 7516 किलोमीटर लंबी है, जिसमें इंडियन मेन लैंड का कोस्ट जो है ना, इसकी लेंथ है 6100 किलोमीटर और इसके आइलैंड कोस्ट भी हैं और उसकी लंबाई आती है 1400 किलोमीटर। इंडियन कोस्ट लाइन्स टोटल 13 स्टेट्स और यूटीज से होकर पास होती है। ये ऐसे 9 स्टेट्स और यूटीज से हैं जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। और इसके अलावा 4 यूनियन टेरिटरीज भी हैं, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स। इन सभी स्टेट्स में गुजरात स्टेट सबसे लंबा कोस्ट लाइन शेयर करता है। अब बात अगर इंडियन कोस्ट लाइन के नेचर की जाए ना, तो इंडियन कोस्ट लाइन का एक बहुत बड़ा पार्ट स्ट्रेट और रेगुलर नेचर का है, जिसके कारण यहाँ नेचुरल पोर्ट्स का स्कोप बहुत कम हो जाता है। इन कोस्ट लाइन का फॉर्मेशन क्रिटेशियस पीरियड के दौरान गोंडवाना लैंड के फॉल्टिंग से हुआ था और यही कारण है कि ये कोस्ट लाइन ज़्यादातर स्ट्रेट है। खैर, इंडियन कोस्ट लाइन्स को हम फर्दर स्टडी करने के लिए 3 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट है ईस्टर्न कोस्ट लाइन, दूसरा आप यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट लाइन देख सकते हैं और इसमें कुछ आइलैंड हैं यहाँ पर, और इसीलिए आइलैंड कोस्ट लाइन्स भी एक इसका मेजर पार्ट बनता है। जो लोग किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्म लेते हैं ना, जैसे कि लेट रतन टाटा जी, इंदिरा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, धीरू भाई। इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट लाइन ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच लोकेटेड है। इसके एक्सटेंट की बात की जाए तो ये इंडियन पेनिनसुला के ईस्ट में गंगा डेल्टा से कन्याकुमारी तक स्ट्रेच्ड है। इस कोस्ट के कई सारे प्रोमिनेंट पेनिनसुलर रिवर्स जैसे कि महानदी, गोदावरी, कावेरी एटसेट्रा डेल्टा का निर्माण करती है। साथ ही चिल्का लेक और पुलिकट लेक जैसे लगून्स इस कोस्ट को और भी डाइवर्स बनाते हैं। इस कोस्ट लाइन में बहुत सारे डेल्टास लोकेटेड होने के कारण इसे कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस कहा जाता है। कोस्ट ऑफ इमरजेंस वो कोस्ट होते हैं जिनकी या तो हाइट बढ़ रही हो या फिर सी लेवल घट रहा हो। इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट के केस में इसकी हाइट बढ़ रही है। तो आप सोच रहे होंगे दिस इज अ इम्पोर्टेंट फैक्ट।
as we already discussed, eastern coastal plain are emergent coastal plain, and now this person showing you why. कि ये क्यों हो रहा है आखिर। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि इस कोस्ट से होकर बहुत सारे रिवर्स बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाते हैं और ये रिवर्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए अपने साथ बहुत ज्यादा सिल्ट लेकर आते हैं और इसे कोस्ट लाइन पर जमा कर देते हैं। इसी एलुवियल लोड से ईस्टर्न कोस्ट की हाइट बढ़ रही है और जिसकी वजह से इसे कोस्ट ऑफ इमरजेंस कहा जाता है। इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट लाइन नेचुरल हार्बर्स के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है और यहां एक ही मेजर पोर्ट है और उसका नाम है वाइजैक पोर्ट, जो कि अपने आप इसको ध्यान से समझो। वाई ईस्टर्न कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया इज नॉट suitable for ports. एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। रीजनल क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो इस कोस्ट लाइन को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है उत्कल कोस्ट। आपने अपने नेशनल एंथम में सुना होगा ना, द्राविड़ उत्कल बंगा, ये वही उत्कल कोस्ट है, ओडिशा का कोस्ट लाइन। उसके बाद आता है आंध्रा कोस्ट, जो आंध्र प्रदेश के कोस्ट लाइन को रेफर करता है। और फिर सबसे लास्ट में तीसरा और सबसे मेजर पार्ट है, वो है कोरोमंडल कोस्ट लाइन। कोरोमंडल कोस्ट लाइन में पूरा तमिलनाडु। Note it down this division. Utkal. Second one is in Andhra. Third one is in Tamil Nadu. तमिलनाडु का कोस्ट और आंध्र प्रदेश का कुछ कोस्ट शामिल है। तमिलनाडु में कोरोमंडल कोस्ट लाइन को पायन घाट के नाम से भी जाना जाता है। ईस्टर्न कोस्ट लाइन के बाद अब बात करते हैं वेस्टर्न कोस्ट लाइन। इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट लाइन नॉर्थ में गल्फ ऑफ खंबाट से साउथ में केप ऑफ कैमरिन तक एक्सटेंडेड है। पूरा वेस्टर्न कोस्ट क्रीक्स और एस्चुरीज जैसी चीजों से भरा हुआ है, लेकिन यहां डेल्टा लगभग ना के बराबर पाया जाता है। इस कोस्ट लाइन पर नर्मदा और तापी द्वारा बनाया गया एस्चुरीज सबसे मेजर एस्चुरीज है। इस कोस्ट लाइन को भी रीजनल लेवल पर 3 पार्ट्स में ही डिवाइड किया गया है। पहला है कोंकण कोस्ट, नॉर्थ में गुजरात से लेकर साउथ में गोवा तक एक्सटेंडेड। कोंकण कोस्ट का फॉर्मेशन गोंडवाना लैंड के सबमर्जेंस के कारण हुआ था और इसी वजह से इसे कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस भी कहते हैं। इसी वजह से पूरे इंडियन कोस्ट लाइन में ये कोस्ट नेचुरल हार्बर के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। दूसरा है कर्नाटका कोस्ट, जो कर्नाटका के कोस्ट लाइन को रिफर करता है, और मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका कोस्ट लाइन पर सबसे मेजर पोर्ट लोकेटेड। वेस्टर्न कोस्ट लाइन का तीसरा और आखिरी पार्ट है ये मालाबार कोस्ट। ये मालाबार कोस्ट केरला स्टेट के कोस्ट को रिफर करता है। ये तीनों ही कोस्टल लाइंस अपने डाइवर्स ज्योग्राफिकल फीचर्स जैसे कि लेगून्स, मार्शलैंड, बैकवाटर जैसी चीजों के लिए जाने जाते हैं। चलिए अब रुक करते हैं हमारे आइलैंड्स की। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया के पास छोटे बड़े कुल मिलाकर 1000 से। हम दोबारा से इस वीडियो पे आएंगे जब हम आइलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को, तीनों को 3-3 पार्ट में डिवाइड किया है। और हमने ये भी देखा कि क्यों जो नेचुरल हार्बर के लिए जो फिट बैठता है वो वेस्टर्न कोस्ट है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न कोस्ट। और हमने ये भी देखा कि क्यों वेस्टर्न साइड में डेल्टा फॉर्म नहीं होते और ईस्टर्न साइड में डेल्टा फॉर्म होते हैं। और हमने ये भी देखा कि क्यों हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को सबमर्ज कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं और ईस्टर्न साइड को इस इमर्जेंट कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। ओके, if we talk about the western coastal plains, its feature and significance, it is a narrow, lack of delta, good for port और harbor। और इसमें मेजर पोर्ट कौन कौन से हैं, एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स। जो मेरे पोर्ट्स हैं वो काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं प्रीलिम्स में। इसमें है कांदाला, मुंबई, JNPT, मडगांव which is in Goa, Mangalore and Kochi. These are the western important ports. Kandla, Mumbai, JNPT
मडगांव, मैंगलोर एंड कोची। और इसमें है कच्छ एंड कथिवार कोस्ट जो कि गुजरात में है, कोंकण कोस्ट जो महाराष्ट्र और गोवा में है, मलाबार कोस्ट जो कर्नाटका और केरला में है। ये इसके 3 डिवीज़न हैं जो हमने ऑलरेडी इस वीडियो में देखे हैं। ओके, if we talk about the eastern coastal plains, it's their feature and significance. It is emergent coastal plains. They are broad, well developed deltas. और इसमें मेजर डेल्टा कौन से हैं? महानदी डेल्टा इन उड़ीसा, गोदावरी डेल्टा इन आंध्र प्रदेश, कृष्णा डेल्टा इन आंध्र प्रदेश एंड कावेरी डेल्टा इन तमिलनाडु। ओके, अगर हम इसकी पोर्ट्स की बात करें तो इसके जो मेजर और इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं वो है कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, इनोर, टूटिकोरिन। इसमें ना जैसा कि हम उस वीडियो में भी देखा, ईस्टर्न साइड हैज़ ए लिमिटेड नेचुरल हार्बर्स ड्यू टू एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ओके, अगर आपको यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा कि विच साइड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एज ए पोर्ट, तो ऑब्वियसली बात है वेस्टर्न साइड। वेस्टर्न साइड में भी कौन सी? कोंकण। ओके, अगर हम इसकी स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस की बात करें, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसकी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है? इसमें मेरी फिशिंग इंडस्ट्री थ्राइव कर सकती है, ट्रेड एंड कमर्स एज वी ऑलरेडी नो अबाउट द नेचुरल हार्बर, थर्ड इज टूरिज्म एंड फोर्थ वन इज ऑयल एंड गैस रिजर्व। अगर हम इसमें थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें फिशिंग इंडस्ट्री के बारे में, तो यहाँ पे ना अब कोस्टल प्लेन्स है, ऑब्वियसली बात है वो समुद्र के कोस्ट पे होंगे, सो दे आर रिच इन मरीन बायोडाइवर्सिटी, एक्वाकल्चर एंड इनलैंड फिशरीज। तो वहाँ के जो स्थानीय निवासी होंगे उनके लिए ये काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएंगे, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। ट्रेड एंड कमर्स, मेजर पोर्ट्स, जो मेरा इंडिया का 90% ट्रेड वॉल्यूम है ना वो वेस्टर्न साइड से आता है, वेस्टर्न पोर्ट से। टूरिज्म, वी हैव अ प्रोमिनेंट एग्जांपल फॉर टूरिज्म इज गोवा, केरला बैकवाटर्स एंड तमिलनाडु बीच टूरिज्म। और अगर हम गैस और ऑयल रिजर्व की बात करें तो कृष्णा गोदावरी बेसिन, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर रिजर्व्स। और इसकी अगर हम स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की बात करें कोस्टल प्लेन्स की, सो इफ़ वी टॉक अबाउट द वेस्टर्न, इंडियन नेवी बेसिस, INS Kadamba, Mumbai Dockyard, these are the one of the most important. If we talk about the eastern coast, Naval Command at Visakhapatnam, missile testing at Odisha. But there are also environmental concern and sustainability issue. What could be that? The first one is obvious, coastal erosion. Chandipur, Odisha, Mumbai and Kerala coast are facing the coastal erosion. They are facing the coastal erosion. Why? Because of the climate change. काफ़ी सारे रीज़न है पर क्लाइमेट चेंज सबसे प्रोमिनेंट है। और क्या रीज़न, और क्या इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है? ऑयल स्पिल्स एंड मरीन पोल्यूशन। वी नो जो सारी शिपिंग्स है वो कोस्टल से होती है। अगर मान लो कि बड़े बड़े कंटेनर हैं ऑयल के, अगर वो स्पिल हो गए
तो क्या होगा? They can create pollution in the ocean and also affecting the costs. जो सबसे prominent reason है coastal erosion का, that is mangrove destruction. As we already aware about the fact that mangroves are important for coastal ecosystem. We know how mangroves are important for humans as well. We know about their ecological significance. We know about their economic significance. Rising sea level. Rising sea level is also linked to climate change, which is a prominent reason. Okay. What can be the sustainable solution? We need to build eco-sensitive port development, like green port policy, which India has introduced. We need to save our mangroves. We need to save the coral reefs. We need to introduce और जो हमारी एग्जिस्टिंग में है उसको एनहांस करना पड़ेगा इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट को. ओके. अगर यूपीएससी इसमें से क्वेश्चन पूछेगा कोस्टल प्लेन्स पे तो क्या पूछ सकता है? यूपीएससी कैन आस्क discuss the geomorphological difference in between the western and eastern coastal plains of India. How do these difference impact port development and economic activities? We already know how western coastal plains or eastern coastal plains are different. और क्या पूछ सकता है? UPSC can also ask evaluate the significance of Indian coastal region in economic growth. How can sustainable development policies be integrated into coastal management? और अगर वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा तो वो पूछ सकते हैं एग्जामिन द threats faced by Indian coastal environment due to the climate change and industrialization. Suggest measures for sustainable coastal development. So this is about coastal plains. Next we have island, in which we will discuss their physical geography, Andaman and Nicobar Island, Lakshadweep and Minicoy Island, economic and strategic importance, environment concern and sustainability. हमने एक वीडियो देखी थी जिसे हमने कोस्ट्स के बारे में बात की थी और उसमें हमने आइलैंड का पार्ट छोड़ दिया था. अब हम उस पार्ट को कंप्लीट करेंगे. से भी ज्यादा आइलैंड्स. इंडिया के आइलैंड कोस्ट लाइंस की लंबाई 1400 किलोमीटर है, जो इंडिया की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि EEZ को एक्सपैंड करती है. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उस मैरीटाइम जोन को कहते हैं जिसके रिसोर्सेस पर एक पार्टिकुलर कंट्री का राइट होता है. किसी कंट्री के कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंडेड रीजन को EEZ माना जाता है. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन द लॉ ऑफ सी यानी कि अंक्लॉस के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता है. इंडिया के आइलैंड्स कोस्ट लाइन में ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप, ये दो मेजर आइलैंड्स हैं जिसके एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन इंडिया को इंडियन ओशन में EEZ के फॉर्मेशन में एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं. इसके अलावा ये आइलैंड्स कोस्ट लाइन टूरिज्म, मैरीकल्चर, फिशरीज एटसेट्रा के लिए भी काफी सिग्निफिकेंट है. दोस्तों, हम कोस्ट की सिग्निफिकेंस को ऑफन अंडररेटेड रिसोर्स की तरह ट्रीट करते हैं, जबकि देखा जाए तो असल में इनकी सिग्निफिकेंस इंडिया के इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट. इंडिया की ये 7000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन इंडिया को मैरीटाइम स्ट्रैटेजिक एडवांटेज तो देता ही है, लेकिन इसके अलावा इंडिया के डिप्लोमेसी, जियोपॉलिटिक्स और सिक्योरिटी के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. साथ ही ये कोस्ट लाइन देश के लिए टूरिज्म, मैरीकल्चर, फिशरीज एटसेट्रा के फॉर्म में एडिशनल रेवेन्यू भी जनरेट करता है. इन्हीं कोस्ट लाइंस के कारण कोस्टल स्टेट्स के लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे कि स्टेट और कंट्री दोनों के GDP में हम ग्रोथ देख सकते हैं.
इंडिया के कोस्टल ज्योग्राफी क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी काफी क्रूशियल है। कोस्ट में लोकेटेड मैंग्रोव्स और कोरल रीफ ना केवल कोस्ट को साइक्लोनिक स्टॉर्म से बचाते हैं बल्कि मैरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इंडिया के साथ साथ We already discussed about these things. We will watch one video. This is the video about लक्षद्वीप। इसके बाद हम एक और वीडियो देखेंगे जो अंडमान एंड निकोबार के ऊपर होंगे। ध्यान से देखो इस वीडियो को और ऑब्जर्व करो चीज़ों को। यूपीएससी कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। So watch this video carefully. Topics related to this isolated piece of land in the middle of the Arabian Sea. The timestamps are available in case you want to skip over, please do so. Alright then, let's get right into it. The name Lakshadweep means 100,000 islands in the Malayalam language and also in Sanskrit. The Lakshadweep Island is India's smallest union territory and it is also an archipelago consisting of 36 islands. The island is somewhere around 400 km from the western coast of India. This island can be reached by ships and flights operated from Kochi, which is the city in the Ernakulam district of Kerala. The capital of Lakshadweep is Kavaratti and the region comes under the jurisdiction of Kerala High Court. As I've mentioned, Lakshadweep consists of 36 islands. Not all of them are inhabited and only a few are open to visitors, and that too with a permission. These 36 islands are of coral origin. Coral reefs are large underwater structures composed of the skeleton of coral, which are marine invertebrate animals. Coral reefs are some of the most diverse ecosystems in the world. One surprising fact is, coral reefs only occupy 0.1% of the area of the world ocean, but they support 25% of all marine species on the planet. Lakshadweep is comprised of 10 inhabited islands, 17 uninhabited islands, 4 newly formed islets, and 5 are submerged reefs. The inhabited islands are Kavaratti, Agati, Amini, Kadmat, Kiltan, Chetlat, Bitra, Androt, Kalpeni and Minicoy. Among these inhabited islands, Bitra is the smallest of all, having only a population of 271 persons as per 2011 census. As per the 2011 census, the population of Lakshadweep is somewhere around 65,000 people. Most people of the Lakshadweep are descendants of migrants from the Malabar coast. In fact, during the British rule, these islands were attached to the Malabar district of the Madras Presidency. So most of the people on the island are ethnically similar to coastal Kerala Malayali people. More than 93% of the indigenous population are Muslims, and the majority of them belong to the Shafi school of the Sunni sect. The southernmost and second largest island of Minicoy has an ethnically Mahals population that are native to the Maldives. Most of the population speak either Malayalam or Mahi language. Mahi language is mostly spoken in the Minicoy island. Some people also speak Hindi. The population in the entire of Lakshadweep is concentrated mostly on the islands of Androt, Kavaratti, Minicoy and Amini. Some of the islands are also atolls. An atoll is a ring-shaped coral reef island. How is it formed? At first there is an underwater volcano that creates a sea mountain. A sea mountain is formed when a volcano erupts underwater and piles up on the sea floor with lava. As the volcano continues to erupt, the sea mount's elevation grows higher, eventually breaking the surface of the water. The top of the volcano becomes an oceanic island. So this is how a volcanic island or a sea mount is formed. Now in the next stage, tiny sea animals called corals begin to build a reef around this island. These corals are very hard in nature. It surrounds the island just below the ocean surface. Over millions of years, the volcanic island erodes and sinks to the sea floor. This process is called subsidence. The sea mount erodes into the sea and its top portion is made flat by the constant pounding of powerful ocean waves. Ultimately, the island sinks below the sea, and all you can see is a ring-shaped island formed with coral reef. This is what is known as an atoll, and in between you will have a pool of water which is called a lagoon. Have a look at the airport in Lakshadweep. The name of this airport is Agati Aerodrome. It is the only domestic airport in Lakshadweep and it is well connected by frequent flights from Cochin International Airport. Agati Aerodrome is located on the southern end of the Agati Island in Lakshadweep. Apart from this airport, there are a couple of helipads on the Kavaratti Island.
The Agatti Airport is a single runway which is of 1.2 km in length and 30 meter in width. As you can see, this island is of small size. Apart from the airstrip, it also has few hotels. But anyhow, the runway looks quite scary. These islands have a warm and humid tropical climate. The temperature fluctuates between 17 to 30 degrees Celsius. This place also receives an annual rainfall of about 150 cm, mainly from the southwest monsoon from June to September. Needless to say, the Lakshadweep has abundance of coconut palm trees. Apart from that, it also has trees like banyans, casuarinas, pandani, breadfruits, tamarinds and tropical almonds. When it comes to marine fauna, the most seen are sharks, bonitos, tunas, snappers and flying fish. Manta rays, octopuses, crabs, turtles and assorted gastropods are also found in plenty. Now coming to Lakshadweep's economy, Lakshadweep is known for exporting copra to the mainland of India. Coconut oil is extracted from copra, making it an important agricultural commodity for many coconut producing countries. In many places of Lakshadweep, people use the corals and mix it with other organic matter and produce humus, which improves the ability of the soil and makes it fertile, and that is how the cultivation of banana, vegetables, edible root crops and millet is done. And obviously fishing is a major segment of Lakshadweep's economy. Fishermen use something called odam, which is a type of a boat, and they travel from island to island in this odam for catching fish. The sea around Lakshadweep is rich in fishery resources, and the main catch of Lakshadweep is tuna fish. This fish is extremely rich in nutrition, and the demand for this particular fish is very high. Now coming to the manufacturing side, Lakshadweep has few industries, and you can easily guess what they are. One of it is largely in food processing. Any island's primary strength is in its sea resources. So naturally, Lakshadweep's food processing industry largely focuses on fish. There is a tuna factory in the island of Minicoy. There are other kinds of industries too, such as coconut fiber production, hosiery fabric production, weaving and boat building. Tourism is another department which is at the forefront of boosting Lakshadweep's economy as well as attraction. The government of Lakshadweep promotes tourism, but at the same time it is also very mindful about the negative environmental impact it may cause due to flooding of tourists. That is why, to keep a check on increasing number of tourists, the government of Lakshadweep issues permits to anyone who is not a native of Lakshadweep. It is called a clearance certificate. The application for the certificate is available online. Once you reach the Lakshadweep island, you need to show this clearance certificate. Several options for water sports like scuba, snorkeling, windsurfing, kayaking, canoeing and fishing is available. All these activities together winds up under tourist attraction factors of Lakshadweep. Now coming to the constitutional framework, the government structure of Lakshadweep is just like any other Indian states and territories. It is determined by the National Constitution of 1950. The territory is led by an administrator who is appointed by the President of India. As a very small territory, Lakshadweep consists of single district with 4 subdivisions. The territory falls under the jurisdiction of the Kerala High Court. In the area of education, Lakshadweep has primary and secondary schools available throughout the island. Compared to other states and union territories of India, Lakshadweep has one of the highest literacy rates. Lakshadweep has a sex ratio of 946 females for every 1000 males and a literacy rate of 92.28%. There are colleges in Lakshadweep which offers bachelor degrees in several fields, and they are affiliated with the University of Calicut in Kerala. Since Lakshadweep is a popular tourist destination, it does have mobile broadband connectivity, but I'm not sure whether high-speed broadband internet is available or not. In fact, in December 2020, the Union Cabinet approved laying of undersea optical fiber cable to all the inhabited Lakshadweep islands that will provide high-speed broadband internet connectivity. So I believe currently Lakshadweep still lags in proper internet connection when compared to other states and union territories of India. Lakshadweep also has Indian naval units, especially in the islands of Kavaratti, Minicoy, Agatti and Androth. Even though Lakshadweep is very small, but these islands are strategically very important to India. 9-degree channel which separates Lakshadweep and Minicoy. This route is the most direct route for... Note down this fact. 9-degree channel. Ships sailing from the Persian Gulf towards East Asia. Since this region is very close to Indian western coast and other island nations such as Sri Lanka and Maldives, therefore these shipping lanes are busy and they need constant maritime security from India.
For this purpose, INS Dweep Rakshak, which is a naval base of the Southern Naval Command of the Indian Navy, has been commissioned in Kavaratti Island in the Lakshadweep archipelago. The Indian Navy also maintains permanent facilities on Kavaratti Island since the 1980s. There is also a naval detachment at Androth Island. With increasing threats such as attacks by Somalian pirates, the Lakshadweep Islands has grown in relevance to Indian security considerations. India also plans to convert the present naval outpost in Lakshadweep into a fully fledged operational base, which will act as a sea command that will be able to handle any situation, especially in relation to Pakistan, Mauritius, the Seychelles and the Maldives. So this was everything that you had to know about the Lakshadweep Islands. So we have learned about Lakshadweep. We know it is in the eastern side of the India. Which is situated 9 degree. मिनकोय आइलैंड लार्जेस्ट है इसमें 453 किलोमीटर. इट इज़ बिल्ड ऑन कोरल डिपॉजिट्स. अगर हम उसकी लक्षद्वीप के क्लाइमेट और इन्वायरमेंट की बात करें तो वहाँ पे ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है विद लिमिटेड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज. स्ट्रॉन्ग बीचेस विद अनकंसोलिडेटेड पेबल्स, शिंगल्स, कोबल्स एंड बाउंडलर्स. अगर हम इसकी स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, इट इज़ क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू केरला. इसका केरला से डिस्टेंस है 242, नियर अबाउट 480 किलोमीटर ऑफ कोस्ट. इट इज़ वाइटल फॉर इंडिया मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ट्रेड राउट्स, क्योंकि it act as a enabler for India's military. It is also crucial in the perspective of environment or economic. It is because it has crucial maritime biodiversity. It has potential for fisheries and also have the coconut economy. रेनफॉल मॉडरेट है. अगर इसकी हम टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म पोटेंशियल भी बहुत है यहाँ पे. क्यों हमें कहीं और जाना है, किसी और कंट्री में जाना है, हम इसको टूरिज्म हम भी बना सकते हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट द इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, सो इन्वायरमेंट चैलेंज में तो डिफॉरेस्टेशन तो हर जगह आएगा. डिफॉरेस्टेशन एंड अर्बनाइजेशन, बिकॉज एज वी नो द पोर्ट ब्लेयर एक्सपेंशन. एंड सेकंड पॉइंट इज कोरल रीफ ब्लीचिंग, बिकॉज द marine ecosystem of the Lakshadweep is under threat because of the deforestation and urbanization. Overfishing, and third point would be rising sea level due to climate change. इसके strategic challenges क्या हैं इस लक्षद्वीप के? China growing presence in the Indian Ocean, that is the first one. Second one is smuggling and illegal fishing in the Lakshadweep water. Improper tourism. We need to balance tourism with ecological conservation. Then what would be the solution, sustainable solution? We can say that first one is ecotourism and regulated development, and coral reef protection program. And for China factor, we can strengthen our naval presence in the Indian Ocean. तो लक्षद्वीप के ऊपर यूपीएससी क्या पूछ सकता है? यूपीएससी कैन आस्क, explain the significance of India's island group in maintaining ecological balance and biodiversity conservation, suggest measures for their sustainable development. Or UPSC can also ask, discuss the strategic importance of the Andaman and Nicobar Island
for India maritime security. How India can leverage these islands to counter China influence in the Indian Ocean? That can also be asked by UPSC. ये था हमारा पहला लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड. सेकंड इज अंडमान एंड निकोबार. और अगर हम अंडमान निकोबार की लोकेशन की बात करें, that is positioned near the Malacca Strait, a crucial choke point of the global trade. That is Andaman and Nicobar is in the eastern side of the India. अगर हम इसके we have one video by which we can understand the strategic importance of Andaman Island. We can say that geopolitical, national security and economic significance of Andaman Island. We can understand those through this video. थोड़ा लंबा होगा ये वीडियो, पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सो ध्यान से देखना. दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल के साउथ में 8,249 किलोमीटर में फैली 836 आइलैंड की एक लंबी चेन है. ये दो बड़े आर्किपेलागोस से मिलकर बना है. इसमें पहला है अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड और दूसरा है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड. ये सभी आइलैंड में से केवल 38 आइलैंड के ऊपर 4.3 लाख लोगों की पॉपुलेशन रहती है. इन सभी को कलेक्टिवली इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू रूल करती है. ये आइलैंड इंडिया की 30% एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कॉन्स्टिट्यूट करता है. साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करने वाली इस आइलैंड चेन का नदर्न मोस्ट पॉइंट म्यांमार से 22 नॉटिकल माइल्स पर है, जबकि इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट यानी इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया से 90 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर मौजूद है. दोस्तों अगर आप मैप पर गौर करें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड चेन स्टेट ऑफ मलक्का के वेस्टर्न एंट्रेंस पे लाई करता है, यानी ये दुनिया के वन ऑफ द बिजिएस्ट एंड स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट के एकदम नजदीक मौजूद है. ये आइलैंड चेन नॉर्थ में प्रिपेरिश चैनल, अंडमान एंड निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल और साउथ में 6 डिग्री चैनल जैसे चोक पॉइंट्स को भी डोमिनेट करती है, जहां से हर दिन 60,000 से भी ज्यादा कमर्शियल वेसल्स पास होती हैं. हालांकि शुरुआत की 2 सी लेन्स कमर्शियल शिपिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज नहीं किए जाते, लेकिन जो भी वेसल्स मलक्का स्ट्रेट के थ्रू पास होती हैं उसको 6 डिग्री चैनल से होकर गुजरना ही पड़ता है. दोस्तों इतना समझने के बाद क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इतने क्रिटिकल लोकेशन पर मौजूद इस आइलैंड चेन का डेवलपमेंट इंडियन गवर्नमेंट्स के द्वारा कई दशकों तक यूं ही इग्नोर किया गया. जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में वर्ल्ड के कुछ सबसे प्रिमिटिव और वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के साथ साथ फ्लोरा और फौना की ह्यूज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. इसी कारण आज़ादी के बाद से भारत सरकार ने इन आइलैंड्स को इन्हीं की एग्जिस्टिंग सेटिंग्स में सेफ रहने के लिए छोड़ दिया. इस तरह की मेंटालिटी की वजह से ये आइलैंड एक तरह का बेनिगन निग्लेक्ट का शिकार बने रहे. हमारे गवर्नेंस सिस्टम की ऑर्थोडॉक्सी साल दर साल बढ़ती गई और इन आइलैंड का डेवलपमेंट पूरी तरह इग्नोर किया गया. कई दशकों तक इन आइलैंड का केवल 7% हिस्सा डेवलप्ड था और बाकी बचा हुआ सारा पार्ट प्रोटेक्टेड एरियाज के नाम पर डिमार्केट किया हुआ था. लेकिन इस निग्लेक्ट को अब और ज्यादा स्ट्रेच नहीं किया जा सकता था. आज बदलते वक्त के साथ जियोपॉलिटिक्स में टेक्टोनिक शिफ्ट्स देखने को मिल रहे हैं. अगर आज हम इंडो पैसिफिक के लार्जर गेम को देखें तो उसका एक बड़ा पोर्शन इंडियन ओशन में ही प्ले किया जा रहा है. कोल्ड वॉर के बाद कुछ समय शांत रहने के बाद आज इंडियन ओशन स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का एक क्रिटिकल थिएटर बनकर उभरा है और इंडियन ओशन में पावर प्रोजेक्शन के लिए ये आइलैंड चेन इंडिया के लिए एक की बेस बनने का ह्यूज पोटेंशियल रखती है. और इसी वजह से आज इन आइलैंड्स को यूं इग्नोर करना इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता. इसी चीज को रियलाइज करते हुए इंडिया की करंट गवर्नमेंट
इस आइलैंड की रूपरेखा बदलने के लिए एक से बढ़कर एक कदम उठा रही है। जब से करंट गवर्नमेंट ने सेंटर पर कदम रखा है, उसके बाद से इस रीजन में उस स्केल पर डेवलपमेंट देखने को मिले हैं जो पिछले कई दशकों से एक कंप्लीट निगलेक्ट का शिकार थे। उदाहरण के लिए 2015 में इस आइलैंड चेन को इंडिया का फर्स्ट मैरीटाइम हब बनाने के लिए गवर्नमेंट ने 100,000 मिलियन रुपीस का एक ह्यूज प्रोजेक्ट अनाउंस किया। 2018 में पीएम मोदी ने इस आइलैंड चेन पर अपनी फर्स्ट विजिट के दौरान यहाँ कनेक्टिविटी, एनर्जी और टूरिज्म से जुड़े बहुत से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। उसी तरह 2019 में पास हुई आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन के तहत यहाँ पर पोर्ट्स और हार्बर्स को एस्टैब्लिश करने के लिए लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इंडियन गवर्नमेंट ने 2019 में अंडमान के लिए 5,000 करोड़ का डिफेंस प्लान भी फाइनलाइज किया। इतना ही नहीं, 2020 में यहाँ एक लैंडमार्क स्टेप लेते हुए गवर्नमेंट ने चेन्नई अंडमान एंड निकोबार अंडर सी इंटरनेट केबल अनाउंस किया, जिससे इस आइलैंड चेन के 7 रिमोट आइलैंड को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड किया जा सके। तो दोस्तों, ये सभी डेवलपमेंट्स इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि इंडिया आज अपने सदर्न मोस्ट फ्रंटियर के इकोनॉमिक और मिलिट्री डेवलपमेंट के फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट में लगा हुआ है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस सब के पीछे इंडिया के क्या मेन गोल्स हैं और ये आइलैंड उनमें इंडिया की किस प्रकार मदद करने वाले हैं। तो आइए इस पर भी हम एक नजर डालते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर इकोनॉमिक वैल्यू की बात करें तो हाल ही में अनाउंस किया गया ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जिसकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में की, वो बहुत अहम रोल प्ले करने वाला है। आपको बता दें कि ग्रेट निकोबार आइलैंड निकोबार आर्किपेलागो का सबसे बड़ा आइलैंड है। नीति आयोग इस आइलैंड को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का ज्वेल कहते हैं। ये मलक्का स्टेट के साथ साथ ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल शिपिंग कॉरिडोर के भी बहुत करीब है। आपको बता दें कि ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट ईस्ट एशिया को इंडियन ओशन, सुएज कैनाल और आगे यूरोप से कनेक्ट करता है। और क्योंकि ये रूट ग्रेट निकोबार आइलैंड के एकदम साउथ में है, तो ऐसे में यह आइलैंड इंडिया के लिए ह्यूज इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है। दोस्तों, ग्रेट निकोबार कोलंबो पोर्ट, पोर्ट क्लांग और सिंगापुर से इक्विडिस्टेंट है। अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से ग्रेट निकोबार में बनने वाला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कोलंबो और सिंगापुर पोर्ट्स को एक टफ कंपटीशन दे सकता है। ये बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज के लिए एक ऑल्टरनेटिव ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी की तरह इमर्ज हो सकता है। इस टर्मिनल के थ्रू इंडिया ग्लोबल शिपिंग ट्रेड में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के साथ साथ लैक्स ऑफ न्यू जॉब्स भी जनरेट कर पाएगा। यानी ये इंडिया के लिए एक बिलियंस ऑफ डॉलर वर्थ की मार्केट क्रिएट कर सकता है। अगर इंडिया के पास इसके थ्रू रीजनल ट्रैफिक का 5% हिस्सा भी आ जाता है तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। सिंगापुर, इंडोनेशिया और दुबई जैसी पोर्ट सिटीज ने खुद को एक ट्रांसशिपमेंट हब में कन्वर्ट करके ही इतने बड़े लेवल पर प्रॉस्पेरिटी हासिल की है। और यहाँ तो केवल ग्रेट निकोबार आइलैंड का एरिया ही दुबई और सिंगापुर के कंबाइंड एरिया के बराबर है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पूरे आइलैंड चेन का पोटेंशियल कितना ट्रेमेंडस हो सकता है। आइए अब चलते हैं दूसरे रीजंस पर। दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड आइलैंड चेन कहा जाता है, क्योंकि इसका जियोग्राफिकल लेआउट इंडिया को सराउंडिंग वाटर्स में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन कंट्रोल करने का ह्यूज पोटेंशियल देता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मलक्का स्ट्रेट। जैसा कि अभी हम देख ही चुके हैं कि ये आइलैंड चेन मलक्का स्ट्रेट के नदर्न पॉइंट से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच स्थित ग्लोबल ट्रेड का एक बेहद क्रूशियल चोक पॉइंट है। दुनिया का सेकंड बिजिएस्ट वाटरवे एशियन इकोनॉमीज की एक क्रिटिकल लाइफलाइन है। वर्ल्ड ट्रेड का बाय वैल्यू 90% और बाय वॉल्यूम 70% हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। हर साल दुनिया की 85 to 90% क्रूड ऑयल की सप्लाईज भी यहीं से पास होती हैं। आपको बता दें कि चाइना का यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के साथ होने वाला ट्रेड मेजरली इसी रूट पर डिपेंडेंट है। चाइना की 78% ऑयल सप्लाई और 70% ट्रेड इसी स्ट्रेट के थ्रू पास होती है। तो मान लीजिए कि अगर इंडिया मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर दे, जस्ट टू से, तो चाइना अपने ऑयल एंड गैस इंपोर्ट नहीं कर पाएगा और ये डायरेक्टली उसकी इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि चाइना के लिए ये स्ट्रेट कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर इस रीजन में चाइना के बढ़ते एग्रेसिव फुटप्रिंट्स को रोकने के लिए
उस पर प्रेशर बनाना है तो इंडिया के लिए मलक्का स्ट्रेट के पास अपना इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है और इसके लिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सबसे नेचुरल और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन है और यही चाइना की एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण है। इसी को फैंसी शब्दों में मलक्का डायलमा कहा जाता है। पिछले एक दशक में अपने इस मलक्का डायलमा को ओवरकम करने के लिए चाइना ने इस रीजन में अपने फुटप्रिंट्स और भी ज्यादा एग्रेसिवली एक्सपैंड किए हैं। साथ ही उसने अपना नेवल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम भी बहुत तेजी से स्पीड अप किया है, जिसके तहत उनकी नेवी में पिछले 5 सालों में 80 से भी ज्यादा शिप्स कमीशन हुई हैं। साथ ही अगर पिछले 4 से 5 सालों का रिकॉर्ड देखें तो हमें कई एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जब चाइनीज वेसल्स इस रीजन में दूसरी कंट्रीज के टेरिटोरियल वाटर्स में इलीगली पेट्रोल करती पाई गई हैं। इससे साफ होता है कि चाइना ये सब इंडियन ओशन रीजन में अपने हेजेमोनिक एम्बिशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है। तो इस रीजन में चाइना की बढ़ती इन्वॉल्वमेंट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के डेवलपमेंट को और भी ज्यादा नेसेसरी बना देती है। दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का अगला सबसे बड़ा रीजन है चाइना का मैरीटाइम सिल्क रोड, जो उसके बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का मैरीटाइम कंपोनेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, चाइना ने इस प्रोजेक्ट के थ्रू इंडियन ओशन रीजन में अलग अलग स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर अपने परमानेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस बिल्ड किए हैं। उसने श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, म्यांमार और इंडोनेशिया जैसी क्रिटिकल लोकेशंस पर इन्हीं प्रोजेक्ट्स के थ्रू अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश की है, जिसके जरिए ये इंडिया को इनसर्कल करना चाहता है। इसको चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटजी के नाम से जाना जाता है। इसमें से श्रीलंका, म्यांमार और इंडोनेशिया जैसे पल्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से मिसाइल रेंज की दूरी पर पड़ते हैं। तो चाइना के इस एग्रेसिव फ्रेमवर्क को काउंटर करने के लिए इंडिया ने 2 प्रोमिनेंट स्ट्रेटजीज डेवलप की हैं और इन दोनों के एग्जीक्यूशन के लिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ इंडिया की पहली चाणक्य नीति है डबल फिश हुक स्ट्रैटेजी। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर इंडिया के पास 2 हुक्स हैं। पहला है ईस्टर्न हुक और दूसरा है वेस्टर्न हुक। ईस्टर्न हुक की बात करें तो इसकी शुरुआत अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से होती है और ये डिएगो गार्सिया पर खत्म होता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अलावा इसमें मुख्य तौर पर ईस्टर्न इंडियन ओशन के की प्लेयर्स जैसे कि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया मौजूद हैं। यहाँ इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के कोको आइलैंड के साथ एक म्यूचुअल लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट और इंडोनेशिया के साथ पोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया है। वहीं दूसरी ओर वेस्टर्न हुक ओमान के डुकम पोर्ट से शुरू होकर डिएगो गार्सिया पर खत्म होता है। यहाँ इंडिया ने ओमान के साथ एक मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। इस हुक में मेनली वेस्टर्न इंडियन ओशन के की प्लेयर्स यानी कि मॉरिशियस, सेशल्स, कोमोरोस, मेडागास्कर और फ्रेंच रियूनियन टेरिटरीज मौजूद हैं। इंडिया ने पिछले कुछ सालों में इन सभी के साथ अपनी एंगेजमेंट को बूस्ट किया है। ये सब इंडियन ओशन कमीशन का भी हिस्सा है। आपको बता दें कि 2020 में इंडिया भी इंडियन ओशन कमीशन में ऑब्जर्वर स्टेटस गेन कर चुका है। इसके अलावा इंडिया इस रीजन की कई पावरफुल फ्लीट्स जैसे कि यूएस, फ्रांस और जापान के साथ भी इन सभी हुक्स की इंटरऑपरेबिलिटी के लिए एक्टिवली कोलैबोरेट कर रहा है। यूएस के साथ 2019 में साइन हुआ लेमोआ यानी लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। कुल मिलाकर यहाँ हमें ये पता चलता है कि इस स्ट्रेटजी के सभी कंपोनेंट्स के साथ एक फ्रूटफुल एंगेजमेंट के लिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को इकोनॉमिकली और मिलिटरीली स्ट्रेंथन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, इसके अलावा ये आइलैंड चेन इस रीजन में इंडिया को 2 और क्रूशियल डिफेंस स्ट्रेटजीज डिप्लॉय करने में मदद कर सकती है, जिसमें पहली है मेटल चेन स्ट्रेटजी। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड चाइना के ईस्ट वेस्ट मैरीटाइम मूवमेंट के लिए फर्स्ट आइलैंड चेन की तरह एक मेटल चेन बन सकती है। आपको बता दें कि फर्स्ट आइलैंड चेन क्यूरियल आइलैंड, जापान, यूक्यू, ताइवान, फिलीपींस और बोर्नियो जैसे यूएस अलाइज के ग्रुप से बनी है, जो चाइना को वेस्ट पैसिफिक से ब्लॉक कर सकते हैं। एडमिरल लियू हुआचिंग वेस्टर्न पैसिफिक की इस फर्स्ट आइलैंड चेन को मेटल चेन कहते हैं। नेवल स्कॉलर टोशी योशीहारा के अनुसार इंडिया अपने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को भी एक मेटल चेन में तब्दील करके चाइना की साइकोलॉजी को अफेक्ट कर सकता है। इसके साथ ही इंडिया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का इस्तेमाल करके इस रीजन में सी डिनाइल स्ट्रेटजी भी डिप्लॉय कर सकता है। सी डिनाइल नेवल वॉरफेयर की एक अहम स्ट्रेटजी है, जिसके अंतर्गत
एक कंट्री अपने एडवर्सरी को अपने आसपास के वाटर्स का एक्सेस डिनाई करने की कोशिश करती है। इन आइलैंड्स की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंडिया को इस स्ट्रेटजी को परस्यू करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसके थ्रू इंडिया एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में चाइना को इंडियन मेनलैंड से दूर रखने के साथ साथ सबसे पहले मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक करके चाइना को इकोनॉमिकली भी पैरालाइज कर सकता है। इसके अलावा इंडिया अंडमान में एक एडवांस आउटपोस्ट बना सकता है ताकि वो यहां से मलक्का से पास होने वाले हॉस्टाइल व्हीकल्स पर नजर रख सके। दूसरा, इंडिया इन आइलैंड्स पर अपने न्यूक्लियर प्रोपेल्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स को स्टेशन करके एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंस भी क्रिएट कर सकता है। ऐसे में इंडिया यहां पर मौजूद अपनी एंटी एक्सेस और एरिया डिनायल वेपनरी का इस्तेमाल करके एक मैरीटाइम एक्सक्लूजन जोन भी क्रिएट कर सकता है। ऐसे में अगर अनफॉर्चुनेटली कभी भी इस रीजन में वॉर की स्थिति बन भी जाती है तो ये आइलैंड सीधे तौर पर इंडिया को मिलिट्री लेवरेज प्रोवाइड करने वाला है। दोस्तों, इसके अलावा इंडिया ने अपनी नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी के तहत चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करने के लिए सिंगापुर में छंगी नेवल बेस, सिशल्स में अजम्पशन आइलैंड, ईरान में चाबाहर पोर्ट, इंडोनेशिया में सबांग पोर्ट और ओमान में डुकम पोर्ट जैसे स्ट्रेटेजिक नेवल बेसिस पर डायरेक्ट एक्सेस हासिल किया है। इसके थ्रू इंडिया ने चाइना की पेरिफेरी पर पड़ने वाली कंट्रीज के साथ भी अपने हेल्दी रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश की है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अंडमान एंड निकोबार इंडिया की डायमंड ऑफ नेकलेस स्ट्रेटजी का भी एक मेजर पार्ट है। इंडियन नेवी ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में अब तक 3 नेवल एयर स्टेशंस डेवलप किए हैं, जिसमें पहला है आईएनएस उत्कृष्ट जो पोर्ट ब्लेयर में मौजूद है, दूसरा है आईएनएस बाज जो ग्रेट निकोबार में मौजूद है और तीसरा है आईएनएस कोहासा जो नॉर्थ अंडमान में मौजूद है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया को अपने इन आइलैंड्स को एक नेचुरल नेवल शिप्स की तरह अपग्रेड करना चाहिए ताकि यहां पर इंडिया की स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस चाइना के अगेंस्ट एक फुल प्रूफ डिटरेंस का काम करे। दोस्तों, यूएस और फ्रांस जैसी पावर्स के साथ इस रीजन में इंडिया के एक्टिव कोलैबोरेशन को तो हम अक्सर डिस्कस करते आए हैं, लेकिन 31 मार्च 2022 को इंडिया ने जापान की जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ एक ग्रांट एग्रीमेंट भी साइन किया। इसके तहत जापान इस आइलैंड में पावर सप्लाई को इंश्योर करने के लिए $133 मिलियन की एड प्रोवाइड करने वाला है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इस आइलैंड चेन के डेवलपमेंट के लिए इंडिया ने किसी फॉरेन कंट्री से एड रिसीव की है। इससे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बढ़ती इंपॉर्टेंस एक बार फिर क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। इसमें डीजल बेस्ड पावर जनरेशन को क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी के साथ रिप्लेस करके इस आइलैंड चेन के कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करने की भी कोशिश की जा रही है। इंडिया और जापान का अपने कॉमन एडवर्सरी यानी चाइना के अगेंस्ट इस प्रोजेक्ट पर एक साथ कोऑपरेट करना चाइना को डिटर करने के लिए और भी ज्यादा क्रूशल है। दोस्तों, यहाँ मजेदार बात यह है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जापान के कब्जे में हुआ करते थे। इससे साफ होता है कि जापान इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को उसी समय से बखूबी समझता है। हालांकि इंडिया इसमें थोड़ा लेट जरूर हो गया, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। कुल मिलाकर आज हम ये कह सकते हैं कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आने वाले दशकों के लिए इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की जियोपॉलिटिक्स में अहम भूमिका निभाने वाला है और इसी कारण इनका स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट इंडिया की रीजनल और ग्लोबल एम्बिशन के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी एक केस स्टडी जहां पे हमने डिस्कस किया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को। इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और साथ आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो नाउ आई थिंक वी हैव द होलिस्टिक व्यू ऑफ द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, why it is important for India। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में वही होगा जो लक्षद्वीप के लिए था, मरीन टाइम फिशरी एंड एक्वाकल्चर, कोलैबोरेटिव टूरिज्म, ऑफशोर एनर्जी रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल कंसर्न भी उसके सेम ही रहेंगे। इन द कंक्लूजन वी कैन से दैट India's island are transforming into strategic assets, strengthening national security, economic growth and regional development. By developing infrastructure, enhancing defense capabilities and leveraging their economic potential, India can secure its maritime future and counter emerging threats from China and Pakistan. So these islands are very important for India's future. So this is all about India Physiographic Division.
in which we discuss about 6 physiographic division. So, any question of any kind, Ritik? अभी तो नहीं है सर क्वेश्चन है, एक बार इस वीडियो को रिवाइज करूंगा फिर देखता हूँ। तो पिछले चैप्टर को भी रिवाइज कर लेना। वो करने पड़ेंगे सर, वो 3-4 दिन से एक्चुअली वो प्लान प्रॉब्लम में रहा तो पिछला रिवाइज नहीं हुआ, अभी थोड़ा फ्री हूँ, अभी पूरा रिवाइज कर लूंगा पीछे से। तो जितनी भी इंडिया की फिजियोग्राफिक डिवीज़न है उन सबको एक बार रिवाइज कर लो। यस सर। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे ड्रेनेज सिस्टम और उसके बाद हम शुरू करेंगे एटमॉस्फेयर। ओके सर। सो ओके, थैंक यू। ओके सर, गुड नाइट, जय हिंद।